नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने के क्रम में अभी तक हम पढ़ चुके हैं स्टोन एज के बाद हमने पढ़ा था सिंधु घाटी, मतलब सिंधु सिविलाइजेशन आईवीसी। उसके बाद पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद पढ़ा था बौद्ध धर्म और उसके बाद पढ़ा था जैन धर्म। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उनका उत्थान। तो जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो जैन धर्म का एक ग्रंथ था भगवती सूत्र। ठीक है, इस भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जिसमें जो हमारे मेन टॉपिक है पढ़ने के वो होगा ये 16 महाजनपदों के उत्थान के कारण। उसके बाद स्रोत, 16 महाजनपद कौन कौन से थे। फिर पढ़ेंगे हम मगध का उद्यान। फिर पढ़ेंगे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला विश्वविद्यालय और सिकंदर को भी इसी क्रम में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा उत्थान के कारण, यानी कि महाजनपदों के उत्थान का क्या कारण था। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे। ठीक है, यही कबीले धीरे धीरे बड़े होते होते महाजनपद का रूप ले लेते हैं। तो इसके कारण क्या थे? तो इसका कारण था कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद जो है वो सर्वोच्च हो गया था, यानी सबसे ऊंचा। जो सभा और समिति थी उसका वर्चस्व कम हो गया था। वंशानुगत राजा का पोस्ट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद राजा का दैवीय सिद्धांत, राजा के पद का दैवीय सिद्धांत, यह भी एक कारण बना। इस राजा के पद का दैवीय सिद्धांत का मतलब था कि आम लोग राजा को या तो देवता के अवतार या फिर राजा के देवता के दूत मानने लगे, जिसके कारण उनका विरोध असंभव सा हो गया। उसके बाद है लोहे का भारी प्रयोग। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज खोज हुई थी वो था लोहे का प्रयोग। ठीक है, जिससे तेज धार वाले हथियार बने। ठीक है, तेज धार वाले हथियार बनने से जंगलों की सफाई आसान हुई। जंगलों की सफाई आसान हुई। इन जंगलों की सफाई होने से कृषि में वृद्धि हुई। कृषि में उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो लिख लेंगे खदान उत्पादन में वृद्धि। अच्छा, जब खदान उत्पादन होगा तो लोगों के पास सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो व्यापार में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो व्यापार में भी वृद्धि हुई। तो लोहे का प्रयोग हो गया। कृषि एवं व्यापार में, कृषि एवं व्यापार में वृद्धि। अच्छा, कृषि एवं व्यापार में वृद्धि होने से क्या हुआ कि भारत का दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ। भारत का दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ। ठीक है, और जो टैक्स व्यवस्था था वो रेगुलर हो गया, यानी कि टैक्स जो है वो नियमित हो गया। नियमित होने से राजा के पास पैसा ज्यादा आने लगा, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। तो इन सारे कारणों से महाजनपदों की उत्पत्ति हुई, यानी कि बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हुए। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के पश्चात ही हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो महाजनपदों के स्रोत मुख्य रूप से है भगवती सूत्र, उसके बाद है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक है महावस्तु। ठीक है, ये दोनों जो है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो है जैन ग्रंथ। तो इनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें जो जनपदों का विभाजन था वो दो पार्ट में था। पहला था गणतंत्रात्मक
और राज्यतंत्रात्मक, यानी जहां गणतंत्र था और राजतंत्र था। तो गणतंत्रात्मक राज्य 10 थे, जिसमें से प्रमुख था एक शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य। ठीक है, यहाँ जन्म कहाँ किसका हुआ था? बुद्ध का हुआ था, शाक्य गणराज्य। उसके बाद आ जाता है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य जो कहाँ था? वैशाली में। ठीक है, और एक आता है ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक गण। ये 3 गण राज्य थे जो महत्वपूर्ण थे। और राजतंत्र में सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद थे। मगध, उसके बाद था कौशल, कौशल, वत्स और अवंती। ये चारों जो थे वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। तो आइए जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में एक एक करके। तो मगध था, ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, अगला है कौशल। कौशल के सबसे शक्तिशाली राजा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत सबसे शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा। कहाँ का? कौशल का। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो आज यूपी में है, अयोध्या के आसपास। लिख लेते, अयोध्या के आसपास, यूपी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और इसका सबसे शक्तिशाली शासक उदयन था। उदयन जो मगध, मगध का शासक था वो नहीं, वत्स का उदयन था शक्तिशाली शासक। ठीक है, राजधानी इसकी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में इसका लोकेशन होगा प्रयागराज, यूपी। ठीक है, इसके बाद अवंती आता है। अवंती 2 पार्ट में था, एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती का राजधानी जो है वो था माहिष्मती, माहिष्मती। और दक्षिणी अवंती का राजधानी था उज्जैन। दक्षिणी राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। ठीक है, उसके बाद आता है काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। यह सूती वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो लिख लेते हैं सूती वस्त्र एवं घोड़ा का बाजार। उसके बाद आता है अंग। वर्तमान में पूर्वी बिहार भागलपुर के आसपास के क्षेत्र को अंग कहते थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। वज्जी जो है 8 कुलों का संघ था, 8 कुलों का संघ। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख कुल जो था वो था विदेह। विदेह सबसे प्रमुख था। विदेह की राजधानी कहाँ थी? विदेह की राजधानी थी मिथिला। ठीक है, उसके बाद आता है मल महाजनपद। मल महाजनपद जो आजकल गोरखपुर के आसपास पड़ता है। इसकी राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावा। ठीक है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु
और पावा में मृत्यु हुई थी भगवान महावीर की। और पावापुरी में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। पावापुरी में गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर या फिर पावापुरी। चलिए अगला महाजनपद आएगा चेदी। चेदी की राजधानी होगी, चेदी की जो राजधानी है वो थी सुक्तिमती। सुक्तिमती। कुरु, कुरु की राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ या फिर इंद्रप्रस्थ के बाद उसको बाद में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहा जाने लगा। चलिए अगला है पंचाल। पंचाल प्रदेश की राजधानी थी। पंचाल भी दो पार्ट में था, पहला था पूर्व उत्तरी और दूसरा था दक्षिणी। पंचाल दो भाग में था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। उसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यह है गणतंत्रात्मक महाजनपद था। ठीक है। इसके प्रसिद्ध राजा जो थे वो एक थे अवंती पुत्र। अवंती पुत्र राजा थे जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य भी थे। उसके बाद आता है अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पोटली, पोटली या फिर पोटाना। पोटाना, ठीक है, पोटली या पोटाना। अश्मक जो है वो महाजनपदों में सबसे दक्षिणी महाजनपद था। तो सबसे दक्षिणी महाजनपद, ठीक है। ये कहाँ है? ये आज महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे है। उसके बाद आता है गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो कहाँ थी? तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भाग वाले क्षेत्र में थी। ठीक है। तक्षशिला में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और अंतिम था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी लाजपुर या कहीं कहीं आता है राजपुर। ठीक है। तो ये थे महाजनपद, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। अगला हम पढ़ेंगे मगध का उत्थान। अगला हमारा टॉपिक होगा मगध का उत्थान। मगध के उत्थान के भी कमोबेश वही कारण थे। तो सबसे पहले जो 600, मगध का उत्थान का काल होगा 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जो है वो मगध धीरे 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 एक बड़ा साम्राज्य बनते जाएगा। और 322 ईसा पूर्व में जब मौर्य वंश की स्थापना होगी, ठीक है, तो ये अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। ठीक है। कौन? मगध साम्राज्य। तो मगध के उत्थान के कारण क्या थे? तो मगध के उत्थान के कारण थे कि मगध का जो भूमि था वो द्वाब के क्षेत्र में पड़ता था, जिसके कारण उपजाऊ जमीन, ठीक है, द्वाब में पड़ने के कारण। द्वाब कौन कौन? द्वाब क्या कहते हैं? द्वाब यानी कि दो नदियों से घिरा क्षेत्र। ठीक है। तो जैसे सोन और गंगा का द्वाब था और गंगा और गंडक नदी का द्वाब था, तो पाटलिपुत्र में द्वाब द्वाब होने के कारण जमीन ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है।
जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, जिसके कारण कृषि में वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि होने से व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है। यहाँ का जो समाज था, दूसरा कारण था प्रगतिशील समाज। प्रगतिशील समाज, समाज में पाटलिपुत्रा के लोगों के समाज में, मगध के लोगों के समाज में रूढ़िवादिता नहीं थी। ठीक है। जिसके कारण उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया, जिससे उनका राइज ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। जैसे कि अगर देखिएगा तो दो प्रमुख धर्म, जैन और बौद्ध, दोनों इसी साम्राज्य में, इसी महाजनपद में फले फूले हैं। ठीक है। तो समाज कैसा था? प्रगतिशील समाज था। उसके बाद जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है। उसके बाद था लोहे का भारी प्रयोग, इसमें भी एक कारण होगा, लोहे का भारी प्रयोग। ठीक है। जिसके कारण खेती बढ़ेगी, खेती बढ़ने के कारण सरप्लस होगा तो व्यापार बढ़ेगा। ठीक है। और इसके जो प्रारंभिक शासक थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षी शासक। जैसे कि सबसे पहले साम्राज्य विस्तार का काम किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु था। ठीक है। अजात शत्रु के बाद शिशुनाग आएगा, उसने भी मगध का काफी विस्तार किया था। शिशुनाग, ये सारे शासक थे जो वो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने साम्राज्य विस्तार पे अपना काम किया। उसके बाद था कि सामरिक दृष्टि से मगध की जो राजधानी थी, पहला था पाटलिपुत्र और दूसरा था राजगृह। राजगृह या गिरिब्रज, ये दोनों राजधानी ना युद्ध की दृष्टि से अत्यंत ही सुरक्षित थी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है 3 नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और गंडक, जिसके कारण इसको जल दुर्ग भी कहा जाता था। ठीक है। पटना को, पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा जाता था। और राजगीर में जो राजधानी बना था वो 5 पहाड़ियों से घिरा था, 5 पहाड़ियों से घिरा था। ठीक है। जिसके कारण इसको कहा जाता था पहाड़ी दुर्ग। तो इन दोनों राजधानियों की भौगोलिक स्थिति के कारण इनको जीतना लगभग असंभव सा था। ठीक है। तो ये सारे कारण थे मगध के उत्थान के। तो मगध के उत्थान के में सबसे ज्यादा योगदान मगध के 3 वंशों का था। 3 वंश कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला वंश होगा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, जिसने मगध पे 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन करेगा। और इसके बाद आएगा तीसरा वंश, नंद वंश। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो इन तीनों वंशों का योगदान मगध के उत्थान में अत्यंत ही उल्लेखनीय है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला वंश जो कि है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में हमको 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला राजा है बिंबिसार, फिर बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र उदय। ठीक है। तो सबसे पहले बिंबिसार के बारे में जानेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार जो था वो हर्यंक वंश का संस्थापक था। तो ये हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था।
ठीक है। इसने हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी 544 ईसा पूर्व। ठीक है, लिख लेते हैं 544 ईसा पूर्व। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। तो लिख सकते हैं भारत वर्ष का प्रथम शक्तिशाली शासक। अच्छा, बिंबिसार ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार पर बिंबिसार ने ही ध्यान दिया था। तो साम्राज्य विस्तार की नीति का प्रारंभ कौन करता है? बिंबिसार करता है। इस क्रम में यह अंग प्रदेश पे हमला करता है और उसको जीत जाता है। अंग प्रदेश जीता। ठीक है, इसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। और इस क्रम में इसने 3 विवाह किए। सबसे पहला जो विवाह किया उसने एक लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी चलना से किया। ठीक है, इसी लिच्छवी राजकुमारी और बिंबिसार का पुत्र होगा अजात शत्रु, जो बिंबिसार की हत्या कर देता है। अच्छा, इसके बाद इसने कौशल प्रदेश की राजकुमारी, यानी कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी की। ठीक है, इसने प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की और एक मद्र देश की राजकुमारी, ठीक है, एक मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। तो मद्र देश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। इनसे भी इन्होंने शादी की थी। ठीक है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। ठीक है, बिंबिसार के समकालीन थे गौतम बुद्ध। लिख सकते हैं समकालीन। समकालीन कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध थे जो बिंबिसार के समकालीन थे। चलिए, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म इसका कैसा था? बौद्ध। बौद्ध धर्म को फॉलो करता था बिंबिसार। ठीक है, इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया, लेकिन वैशाली को जीत नहीं सका था। ठीक है, उसने एक नर्तकी आम्रपाली के कहने पर, लिख सकते हैं वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के कहने पर युद्ध बंद कर दिया था। ठीक है, यानी कि बिंबिसार वैशाली को जीत नहीं पाया था। उसने एक नर्तकी या नगर वधु आम्रपाली के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसी के दरबार में एक वैद्य थे जीवक। ठीक है, जीवक वैद्य थे जो किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में। इसी जीवक को इसने भेजा था बुद्ध के पास। एवं एक थे चंड प्रधौत, अवंती के शासक चंड प्रधौत की बीमारी का सफल इलाज किया था। ठीक है, इसको भेजा था जीवक को किसने? बिंबिसार ने चंड प्रधौत के पास और बुद्ध के पास भी, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए। ठीक है, इसके जीवन के आखिरी काल में यह अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अजात शत्रु द्वारा बंदी एवं उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र अजात शत्रु राजा बनता है।
इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, ये भी जान लेते हैं। अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम में मत्स्य पुराण में इसको कहा जाता है क्षत्रोजस। तो मत्स्य पुराण में इसको क्या कहा गया है? क्षत्रोजस। और जैन धर्म में इसको कहा जाता है श्रोणी। अच्छा, जैन धर्म का एक सूत्र है आवश्यक सूत्र, एक बुक है आवश्यक सूत्र, जिसमें कहा जाता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, बल्कि बिंबिसार ने आत्महत्या की थी। एकमात्र ग्रंथ है आवश्यक सूत्र जो बताता है कि बिंबिसार ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद आता है बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। यह बिंबिसार एवं चिलना का पुत्र था। ठीक है, इसने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की और इसने साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया। और इसी क्रम में इसने अपने मित्र देश जो थे उन पे भी आक्रमण किया, और सबसे पहला आक्रमण किया कौशल पे। ठीक है, कौशल जो कि बिंबिसार का मित्र देश था और महाकौशला का मायका था, यानी बिंबिसार का ससुराल था। ठीक है, सबसे पहले कौशल पर आक्रमण किया और वहां पे जीत प्राप्त की। फिर इसने वैशाली पर भी हमला किया, लेकिन जीतने में असफल रहा। ठीक है, पहले जीतने में असफल रहा, फिर इसने वैशाली में फुट डालने के लिए अपने एक मंत्री वशाकार को भेजा। एक मंत्री था वशाकार जिसको वैशाली भेजा ताकि वहां के साम्राज्य में फूट डाला जा सके। उसके 16 साल बाद वैशाली को जीत लिया। ठीक है, इसी काल में और इसके काल में भी वही वैशाली की नगर वधु थी अम्रपाली। इसके समकालीन थी। कहा जाता है कि जब सबसे पहले वैशाली पे इसने आक्रमण किया था तो घायल हो गया था, और इसी आम्रपाली ने इसको शरण दी थी, खाना पीना वगैरह दिया था। किसको? अजात शत्रु को। ठीक है, तो आम्रपाली इसके समकालीन भी थी। ये सबसे ये कौन सा धर्म फॉलो करता था? तो ये सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी था। इसीलिए क्योंकि ये जैन धर्म का अनुयायी था तो जैन समाज कहता है, जैन ग्रंथ कहते हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, बल्कि बिंबिसार ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया था। तो बाद में यह बौद्ध बन गया। बाद में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इसी के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद ही इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति होता है। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ होता है? ये होगा राजगृह में, क्योंकि राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। राजगृह में सप्तपर्णी भुजा में, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसने एक शांति स्तूप का भी निर्माण करवाया।
शांति स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में शांति स्तूप का निर्माण। अन्य नाम में, अन्य नाम में इसको कुणिक या पितृहंता भी कहते हैं, एवं पितृहंता। ठीक है, तो अजात शत्रु को कुणिक या पितृहंता भी कहते हैं। अगला शासक और अंतिम शासक होगा उदयन। ठीक है, उदयन ने अपने जीवन में प्रमुख काम किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने साम्राज्य विस्तार में कोई योगदान नहीं दिया। साम्राज्य विस्तार में कोई योगदान नहीं। ठीक है, उदयन का साम्राज्य विस्तार में कोई योगदान नहीं। और इसके बाद हर्यंक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। ठीक है, हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है शिशु नाग ने नागदशक की हत्या की और गद्दी को छीन लिया और खुद मगध का राजा बन गया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाई थी, तो हम कुछ पाटलिपुत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो पाटलिपुत्र का पूर्व का नाम था, पुराना नाम, पूर्व नाम ये क्या था? ये पाटलिग्राम, और एक पुराना नाम था कुसुमपुरा। ठीक है, पाटलिपुत्र का पहले का नाम क्या था? पाटलिग्राम और कुसुमपुरा। अच्छा, इसका दुर्गीकरण अजात शत्रु ने किया था। तो अजात शत्रु ने दुर्गीकरण यानी कि चारों तरफ दुर्ग बनवाया। किसका? पाटलिपुत्र का। ठीक है, उदयन ने इसको राजधानी घोषित किया। तीन नदियों के घिरे होने के कारण इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। तो जल दुर्ग भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि तीन नदियों से घिरा प्रदेश था। नदी कौन सी? गंगा, गंडक और सोन। ठीक है, तो ये था पाटलिपुत्र। और अगला हमारा टॉपिक होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका काल माना जाता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें मेनली दो शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला शिशुनाग, शिशुनाग। ठीक, तो शिशुनाग जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। सॉरी, शिशुनाग वंश का संस्थापक। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक। इसने हर्यक वंश के शासक नागदशक की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। इसने दो महाजनपद वत्स और अवंती को जीता था। वत्स और अवंती को जीता। ठीक है, इसने अपनी एक दूसरी राजधानी घोषित की। किसको? वैशाली को। तो दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, यह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। तो लिख लेंगे जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है, और 394 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इसका पुत्र जो है वो है कालाशोक।
काला शोक, ठीक है। काला शोक गद्दी पर बैठता है 394 ईसा पूर्व। इसको एक अन्य नाम से काकवर्ण के नाम से भी ठीक है, काला शोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म का अनुसरण करता था। बौद्ध धर्म का अनुसरण करता था, ठीक है। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली, ठीक है, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सबा कामी ने, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक जो इसका होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है महापदम नंद के द्वारा। और किस वंश की स्थापना करेगा? नंद वंश की स्थापना की। किसने? महापदम नंद ने। तो महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर दी और उसके बाद बना नंद वंश, ठीक है। नंद वंश के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे तो सिर्फ महापदम नंद के बारे में ही पढ़ेंगे। नंद वंश जो है वो सिर्फ 22 साल चला था, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे महापदम नंद के बारे में, ठीक है। तो महापदम नंद सबसे पहले नंद वंश का संस्थापक, ठीक है। इसने जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म अपनाया, ठीक है। इसे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। परशुराम का अवतार कहा जाता है, जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम एकराट के नाम से भी जाना जाता है। एक राट के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, एकराट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके समकालीन पाणिनि थे, तो लिख सकते हैं महापदम नंद के मित्र पाणिनि थे, ठीक है। इसी पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी के रचयिता, अष्टाध्यायी के रचयिता, अष्टाध्यायी की रचना की किसने? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रक्षा की थी। महापदम नंद के शासनकाल में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की तक्ष विश्वविद्यालय की महत्ता बढ़ी, ठीक है। इसी के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ी और इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण किया था, ये हमें कहां से पता चलता है? तो ये पता चलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है हमें कि इसने कलिंग पे भी आक्रमण किया था, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला महाजनपद में स्थित था। तो तक्षशिला महाजनपद का क्षेत्र कौन कौन सा था? तो वो था अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में रावलपिंडी में है। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में है रावलपिंडी, पाकिस्तान। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, माना जाता है कि प्रभु राम के भाई श्री भरत जी के पौत्र राजा तक्ष ने की थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ के जो प्रमुख छात्र थे वो थे चाणक्य और पाणिनि। ठीक है, बाद में चाणक्य प्रचार भी बने। बाद में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें कोई कक्षा नहीं थी। ठीक है, यानी कि खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होता था। ठीक है, और बरसात के दिनों में तक्षशिला विश्वविद्यालय बंद रहता था। ठीक है, इसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। इसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक होता है धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा? धनानंद। यह अत्यंत ही क्रूर शासक था। ठीक है, ये जैन धर्म का अनुयायी था और जैन गुरु स्थूलभद्र और शकताल इसी के शासनकाल में थे। तो इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या कर दी। मौर्य वंश की अपना की। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, इसी के शासन काल में सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में भी थोड़ा सा। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसके पिता का नाम था फिलिप। भारत पर इसने सबसे पहले तक्षशिला प्रदेश पर आक्रमण किया। ठीक है, भारत में तक्षशिला प्रदेश पर आक्रमण किया जहां के राजा थे आम्भी या फिर आम्बी। ठीक है, इसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आम्भी बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है और 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है, झेलम पितास्ता युद्ध। या फिर इसको कहते हैं हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध ये किसके किसके बीच होता है? ये झेलम नदी के किनारे होता है। राजा पोरस
और सिकंदर के बीच। ठीक है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। इसमें राजा पोरस की हार होती है, लेकिन सिकंदर उनसे प्रभावित होकर उनका राज्य जो है उनको वापस कर देता है। ठीक है। अच्छा, सिकंदर के कमांडर कौन कौन से थे? तो तीन मुख्य कमांडर थे। सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद निर्याकश, जो कि उसका नौसेना का कमांडर था। निर्याकश नौसेना कमांडर। ठीक है। और तीसरा था फिलिप। फिलिप इसके फादर थे, और ये फिलिप जो कमांडर है वो दूसरा था। ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व। कहा? बेबी लोन में। ठीक है। इसने दो नगर भी बसाए थे। एक नगर बसाया था निकैया, दो नगर बसाए। सबसे पहला नगर कौन था? निकैया। और दूसरा था बुफा केला। बुफा केला, या फिर ब्यूस से फला। ब्यूस से फला। ठीक है। ये इसका एक घोड़ा था। ठीक है। ब्यूस से फेलस, ब्यूस से फेलस, जिसकी याद में इसने इस नगर को बसाया था। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 323 ईसा पूर्व में। अच्छा, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे तुका। ठीक है। तो यहाँ पे 16 महाजनपद और मगध का उत्थान समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में।